गुजर दर्शन चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चैनल में हम इस बार रूबरू ऐसी प्रतिभा से करा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया है। ये प्रतिभा राजस्थान के अजमेर ज़िले की नसीराबाद तहसील के न्यारा गांव के प्रवीण कुमार गुजर, जो कि सीए हैं और आज अजमेर के अलावा भीलवाड़ा ज़िले में भी सीए का काम कर रहे हैं। सीए साहब, थोड़ा हमारे दर्शकों से आप अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सीए साहब, आपका थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सर, मैं न्यारा गांव से बिलोंग करता हूँ। ये नसराबाद तहसील में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट अजमेर है मेरा, और राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं। और सर, मैंने जो बेसिकली है, अभी मैं मुंबई रिटर्न हुआ हूँ। 4 साल मुंबई था सर। जी। सीए साहब, आपने ऐसे परिवेश से निकल करके आज हमारे समाज को गौरवान्वित किया है। जैसा कि मैंने सुना है कि आप बहुत संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में, तो क्या संघर्ष आपको देखना पड़ा, करना पड़ा, उसको भी थोड़ा बताइए। सर, संघर्ष की बात करें तो सर, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उसमें चूकी नहीं, मतलब सारी विपत्तियाँ झेली है। 97 में मैंने अपने फादर को खोया था, और मेरे एक चाचा जी हैं जो जिनका 90 डेथ होने के बाद उन्होंने अपने पहले खुद पढ़ाई की थी, और उसके बाद उन्होंने मेरी पढ़ाई जारी रखी थी, सीए करवाई थी। और मैं ऐसे परिवेश से हूँ, ये मेरे माता जी हैं, जो इनको तो पता भी नहीं होता कि सीए क्या होता है, बट इनका एक ही था कि ये पढ़ लिख के कुछ बने, और ये जो विपत्तियाँ हैं, आर्थिक स्थिति हैं, उसमें सुधार हो। तो इन्होंने हमेशा यही पॉजिटिव रखा मेरे को कि यार कि आप पढ़ते रहो, बोले हम सब दुख देख लेंगे, कुछ भी करेंगे, बट आप पढ़ते रहो। जिस समय आपके पिताजी का देहांत हुआ उस समय आपकी कितनी उम्र थी? मेरी साहब 8 साल की उम्र थी उस टाइम। तो 8 साल से लेकर के सीए तक के कोर्स को करवाने में अहम भूमिका किसकी रही है और कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे? सर, बहुत बढ़िया सवाल है सर आपका, क्योंकि जब मैं 8 साल का था तो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है गांव में हुई थी, वो भी हिंदी मीडियम से हुई थी। 10वीं क्लास तक मैंने अपनी शिक्षा गांव में पूरी की थी, और उसके बाद मैंने 11th-12th मैंने साइंस में से मैंने अजमेर से की थी। मैंने इसमें पूरा रोल मेरे जो चाचा जी है, मेरा जो अंकल जी है, गोपाल लाल गुजर, जो कृषि अधिकारी है, अभी बिलोड़ा पोस्टेड है, उनका पूरा रोल है। नहीं तो मैं तो साहब इस कोर्स के नाम मैंने खुद भी नहीं सुना था। आज मैं कोर्स करके बैठा हूँ, सीए बन के बैठा हूँ, बट जब लोग आजकल 5th क्लास, 7th क्लास, 10th क्लास में अपना ये कैरियर चूज़ कर लेते कि मेरे को आगे जाके क्या करना है, लेकिन हमको 11th-12th तक भी पता नहीं था कि सीए क्या होता है। लेकिन मेरे अंकल जो गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर है, उनको इस चीज़ के बारे में आइडिया था, उनके कुछ फ्रेंड ने कर रखा था उन्होंने, तो उन्होंने इस चीज़ की मेरे को शुरुआत करवाई थी। तो आपने कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट से सीए का कोर्स किया? सर, सीए का सिंगल इंस्टीट्यूट है, आईसीए, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, और उसी से पूरे इंडिया में ये कोर्स होता है। इसकी कोई कॉलेज वगैरह नहीं होती है। और मैंने जो सीए किया वो अजमेर से ही किया है। अजमेर मतलब जो हमारे 3 साल की ट्रेनिंग होती है वो मैंने अजमेर में कंप्लीट की थी, और एग्ज़ाम भी यहीं से पास आउट किए थे। सीए कंप्लीट मेरा 2016 में हो गया था, और उसके बाद में साहब मुंबई चला गया था मैं। 4 साल मैंने मुंबई में जॉब किया था, और 4 साल बाद अभी कोविड के बाद में वापस आने के बाद अपना खुद का सीए का प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट कर दिया है। और राइट नाउ मेरा 2 ऑफिस हैं। अभी एक ऑफिस भीलवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो हेड ऑफिस है, और एक मेरे बनरवाड़ा ब्रांच में एक ऑफिस है। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि हमारे समाज के युवाओं का रुझान हमेशा सेना और पुलिस की तरफ रहता है, लेकिन अजमेर ज़िले के प्रवीण गुजर ने इस मध्यस्थ को तोड़ते हुए एक अलग ही कैरियर बनाने का फैसला किया, और उसमें आज वो सफल रहे। इनकी सफलता में इनकी माँ का एक विशेष हाथ रहा है। हम माता जी से पूछना चाहेंगे कि माता जी, आपने जब आपका बेटा पढ़ रहा था तब आप क्या सीए के बारे में जानती थी? कैसा आपने अपने बच्चे का हौसला अफजाई की? तो थोड़ा कर बताएं। बहुत अच्छी पढ़ाई करी, बढ़िया पढ़ाई करी ना। सीए साहब, मैं आपसे एक अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि आज हमारे समाज में, खासकर आरक्षण आंदोलन के बाद में, समाज में एक पढ़ाई का एक उफान सा दिखाई दे रहा है। तो आज के जो हमारे युवा हैं, जिनको कैरियर के बारे में पता नहीं है कि उनको आज किस रास्ते पे जाना चाहिए,
तो कृपया आप हमारे युवा दर्शकों को बताने का प्रयास करें कि वो कैसा रास्ता चुनें, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है साहब। अपने समाज में पिछले 8-10 सालों से जो बेसला साहब ने जो जागृति लाई समाज में, वो काबिल तारीफ है। अगर मैं बोलूं कि भगवान देवनारायण के बाद समाज में अगर दूसरा अवतार हुआ है तो वो है कर्नल बेसला साहब। उनकी देन है कि आज अपन को आरक्षण मिला है, समाज को आरक्षण मिला है, और गुर्जरों के लड़के जो 5% आरक्षण है, 4% आरक्षण है, उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बहुत अच्छी कोशिश है, और जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है वहाँ पर मैं इस एजुकेशन की अवेयरनेस को फैलाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ भी मुझे लगता है कि यार कि इस गरीब परिवार को गाइडेंस की ज़रूरत है, इस गरीब परिवार को कुछ आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, जितनी कैपेसिटी मेरी है मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आर्थिक सहायता प्रदान करूँ। नहीं तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसको कहीं ना कहीं से उसको आर्थिक सहायता प्रदान हो और वो आगे बढ़ें। और मैं समाज के युवाओं से यही कहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से अपन को आरक्षण मिला है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये आरक्षण का मेन उद्देश्य यही था कि समाज का एक आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास के साथ आर्थिक विकास हो। इससे क्या होगा कि सर अपना समाज का लेवल होगा तो अपने जीवन जीने की गुणवत्ता में सुधार होगा। सामाजिक जो परिवेश में अपन देखते हैं कि आज देख रहे हो कि लड़कियों में पहले काफ़ी अशिक्षा थी, आज हमारे गांव की लड़कियां भी गवर्नमेंट जॉब लग रही है। मेरे गांव से जस्ट अभी लेटेस्ट में एक लड़की राजस्थान पुलिस में उसका चयन हुआ है, और भी लड़कियां तैयारी कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे आसपास के परिवेश में मैं देखता हूँ तो गुजरों की लड़कियां भी आगे आ रही है। तो मैं समाज के युवाओं से ये कहना चाहूँगा सर कि आपको अभी अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए और आरक्षण का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इस आरक्षण में आपको पता है सर कि इसमें बाकी कास्ट भी मिली हुई है। ठीक है, 3-4 कास्ट बाकी कास्ट मिली हुई है। तो मैं चाहता हूं कि समाज के युवाओं को बोलना चाहूँगा कि आप उसको, जैसे भील मीणाओं में ओनली मीणा का समाज ने उसका फ़ायदा उठाया था, वैसे ही इसमें गुर्जर समाज के युवाओं को फ़ायदा उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी मेरे को जो विसंगति नज़र आती है, विडंबना नज़र आती है, वो ये है कि समाज आजकल के जो गांव के युवा हैं वो बहुत जल्दी राजनीतिक माहौल में प्रवेश करना चाहते हैं, वो इससे अपना कैरियर खराब करते हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा कि पहला आदमी को अपना कैरियर पे ध्यान देना चाहिए बजाय राजनीति के। ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये आप, ये कोई भी पार्टी आपको सपोर्ट नहीं करने वाली, कोई भी पैसा नहीं देने वाली है। ठीक है, ये सब अपना कैरियर बनाने में लगे हुए राजनेता। तो आप अब राजनेता को सपोर्ट करने के बजाय आपको अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कैरियर अच्छा होगा तो आपके परिवार का में एक आर्थिक विकास होगा, परिवार एक अच्छी गुणवत्ता के साथ लाइफ जी सकेगा। सीए साहब, मैं थोड़ा सा समाज के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि आज राजस्थान के गुजर समाज में गुजर समाज आज भी कुरीतियों से जकड़ा हुआ है। तो आप इन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि समाज कुरीतियों से छुटकारा कैसे पा सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है सर आपका। समाज सबसे बड़ा जो अपनी विसंगति है यही है कि सामाजिक कुरीति, अपने एक अशिक्षित समाज थी तो सामाजिक कुरीति को अपने जल्दी पकड़ लिया, और आज भी बहुत सारी नई नई सामाजिक कुरीतियाँ स्टार्ट हो रही है। कर्नल साहब ने बोला था कि बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि आप 15 साल के लिए सामाजिक इमरजेंसी लगा दो। तो उनका ये मैसेज देने का तात्पर्य था कि आप जो फिजूलखर्ची कर रहे हो, आज अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जो पूरा गुर्जर समाज फैला हुआ है, उनका क्या रहता है कि बावनी कर रहे थे, बावनी भी इन्होंने बंद भी कर दी थी। तो उस बावनी में ये लोग 10-10 हज़ार आदमी को खाना खिलाते थे, जिसका कोई सेंस नहीं था। उसमें सबसे बड़ी उसमें ये था कुरीति थी कि उसमें बाल विवाह होते थे, और वो बाल विवाह 99% असफल होते थे। अब एक बार आपने शादी में उस टाइम पैसा खर्च कर दिया, 18 साल बाद आपकी लड़की फिर जब आएगी, शादी की एज आएगी 18-20 साल की, फिर आप दोबारा पैसा खर्च करोगे। तो जो ये कुरीतियाँ हैं ये समाज को पीछे ही धकेलती हैं। एक दूसरी कुरीति है जिसके खिलाफ में मतलब काफ़ी बहुत एक्टिव रहता हूँ, वो है मृत्यु भोज। मेरे को साहब मृत्यु भोज से पिछले 3 साल से मैंने मृत्यु भोज में कभी गया ही नहीं, चाहे वो परिवार में क्यों नहीं हो। मेरे को उससे सख्त नफरत है, मैं नहीं जाता हूँ मृत्यु भोज में। और समाज के युवाओं को भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि मृत्यु भोज, आप कोई इंसान मर रहा है उसको आप मिठाई की उम्मीद करोगे, आप मिठाई खा के आओगे, तो ऐसी जगह क्यों जा रहे हो। जिस घर में इंसान मरता है उसके आप 1.5-2 लाख खर्चा करवाते हो, उसका कोई सेंस नहीं है। सबसे पहले जो कुरीतियाँ मृत्यु भोज है या बावनी पड़ता है, या फिर जो आजकल नई नई कुरीतियाँ आ रही है, जैसे कि सबसे बड़ी कुरीति आ रही है बर्थडे वाली।
जो जन्मदिवस मनाने वाली कुरीति है, ये साहब सबसे खराब कुरीतियाँ हैं। जन्मदिवस में आपने आज इस साल 5,000 खर्च किया, अगली बार आपको 10,000 खर्च करना पड़ेगा। तो समाज के युवाओं को बोलता हूँ कि आप ये बर्थडे जन्मदिवस वगैरह मनाना छोड़िए। मैं तो बोलूँगा कि आप ऐसा काम कीजिए कि लोग आपका जन्मदिवस मनाएं। जैसे आज कर्नल साहब है, आज कर्नल साहब का पूरा गुर्जर समाज जन्मदिवस मनाता है, उनकी श्रद्धांजलि दी, पूरे इंडिया में श्रद्धांजलि दी। तो आप ऐसा काम कीजिए कि आपका लोग जन्मदिवस मनाएं। आप खुद मना रहे हो, आपने कौन सा अचीवमेंट कर लिया? तो ये कुरीतियों को शायद छोड़ना चाहिए। हमारे चैनल में बात करने के लिए सीए साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा ये यूट्यूब फेसबुक पर भी गुर्जर दर्शन के नाम से है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। लोगों में पुस्तक फैलाएं। धन्यवाद। राम राम साहब।